हमारी बात अंधेरा रहेगा महफिल में, हमारी बात अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए। मैं अमन रिजवी एक बार फिर आपके सामने हूँ और मुद्दे वही खट्टे मीठे। जिस तरह आपने देखा कि मैं हमेशा आपकी आवाज़ बनी रही, मैं भारत की बेटी बनी रही। लोग मुझे भारत की शेरनी कहते थे, कोई मुझे लेडी सिंघम कहता था, कोई मुझे फीमेल जेम्स बॉन्ड कहता था। और किस तरह आपने देखा कि मेरे ही इलाके में एक कर्नाटक का चोर, कर्नाटक का तड़ी पार, जिसका नाम शकील हसन उर्फ मोहम्मद इस्माइल कादियानी था, उसने किस तरह यहाँ के लोकल काउंसलर शुएब दानिश के साथ मिलकर और अजीम डेरी के एक झोला छाप, आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ मिलकर मेरे पे जानलेवा हमला करा, मेरा मोबाइल छीना, मेरे कपड़े फाड़े, मुझे गालियाँ दी और आराम से पब्लिक के सामने, उस पब्लिक के सामने जो मेरे इलाके में रहती थी, और बदनसीबी कहिए कि वो मुसलमान थे। शायद वो सारे के सारे कागजी मर्द थे और कागज़ पे ही अपनी मर्दानगी लिखते थे कि भाई आधार कार्ड में लिखना होता है ना कि जेंडर लिखो तो मर्द, निकाह में लिखना है तो मर्द। वो सारे मर्द ऐसे थे जिन्होंने मुझे कोई सपोर्ट नहीं करा। 100 नंबर पर गाड़ी आई, 100 नंबर पे गाड़ी आने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मेरी कंप्लेन लिखी गई, सब कुछ लिखा गया और हम थाने जाते हैं। थाने जाकर ये शकील हसन 15-16 लड़के ना मालूम कहाँ से ख़रीद के लेकर आता है, या कौन बेगैरत माँ बाप की वो बेटियाँ थीं जो पता नहीं क्या करवाने के लिए इसके यहाँ भेज देती हैं। सवाल आप खुद करिए, अगर आपकी बेटियां आपके घरों में इज्जतें बाहर जॉब करने जाती हैं तो क्या टाइम होता है? सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक का टाइम होता है। और इसके साथ जो वो लड़कियां थी, ना मालूम कौन से ख़ानदान की, किस गलीज़ ख़ानदान की थी, कि 5 बजे से लेके रात के 11 बजे तक वो थाने में बैठी रही और मुझे वहीं थाने में गालियां देती रही। इसने मेरे पे चढ़वा दिया। इसने सोचा ओए होए, इसका मोबाइल मैंने छीन लिया और इसको मैं धमका रहा हूँ। इन झोला छाप लड़कियों को, जिनका ना ख़ानदान पता, जिनके पैरों से उनकी स्टैंडर्ड पता चल रहा था कि 35-35 रुपये वाले झोपड़पट्टियों की लड़की है, वो पहने हुए थी, वो मुझे गालियाँ दे रही थी। ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर ये हुआ कि एसएचओ साहब जो जामिया मिलिया इस्लामिया के हैं, उनको लगा कि जामिया का जो थाना है वो टोटल भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, कि जो जामिया के एसएचओ हैं वही पूरे भारत का मुस्तकबिल लिखते हैं। अगर उन्होंने शकील हसन को छोड़ दिया तो अमन रिजवी बर्बाद हो गई। जबकि वो शकील हसन थाने में भी कहता रहा कि मोबाइल मेरे पास है। मेरे साथ जुल्म की ज़्यादती देखिए कि मेरे ना तो मेरी सुनवाई हुई, मुझे ज़बरदस्ती मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया जाता है 11:30 बजे के करीब एम्स में। जब मैं लगातार ये कह रही हूँ कि मैं सिंगल मदर हूँ, 6 साल से मैं सिंगल मदर हूँ। इसका मतलब क्या होता है? यानी मैं इकलौती माँ हूँ, सिंगल पेरेंट्स हूँ, मेरा किसी मर्द के साथ जुड़ाव नहीं है। उसके बावजूद मुझे हरेस करने के लिए यहाँ पर मुझ पर बर्डन बनाकर मेरा प्रेगनेंसी चेकअप कराया जाता है। किस बात का प्रेगनेंसी चेकअप करा रहे थे आप? और कमाल की बात ये, ना तो मुझे मेडिकल की रिपोर्ट दी गई। रात के 3 बजे मैं थाने वापस आती हूँ, जामिया के एसएचओ साहब वहाँ गायब होते हैं, पुलिस वाले वहाँ होते हैं। मैं कहती हूँ भाई मेरी एफआईआर दीजिए, वो एफआईआर देने को भी साफ मना कर देते हैं कि नहीं, आप 2 मोबाइल नंबर दे दीजिए, हम उस पर आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ये 12 तारीख की बात है, 12 अगस्त की बात है और आज 23 अगस्त हो गई। थाने से मेरे पास आज कॉल आती है कि मैडम आपको कोर्ट चलना है। मेरे लिए जो उन्होंने दिफाएं यूज़ करी वो तू मैं की करी हैं कि भाई तू मैं हो गई शकील हसन से और मामला रफा दफा हो गया। इतनी घटिया दिफाएं लगाई हैं और 13 दिन बाद, 8 दिन बाद ये आप मुझे कॉल कर रहे हैं थाने से कि भाई हमारे साथ कोर्ट चलिए। तो एसएचओ जामिया साहब या जितने भी लोग शामिल थे, पुलिस वाले जो मुझे मेडिकल के लिए लेके गए, तो अगर आपको ये खुशफहमी है कि पूरे भारत के संविधान का नाम जामिया मिलिया इस्लामिया का जो थाना है, जो चौकी है वो है, तो ये आपकी खुशफहमी है। और भी बहुत सारे ज़राए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वुमेन सेल है, डीसीपी, एसीपी, महिला आयोग, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं हर जगह जाऊंगी और इंसाफ मांगूंगी।
कि मैं वो एक ऐसी लेडी जिसको दिन दहाड़े हमला करा गया, मेरे साथ गाली गलौज करी गई, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए, मेरा मोबाइल छीन लिया गया, और वो ताली बजाने वाले आराम से बैठे हुए वहाँ लाइव कर रहे हैं। एक कर्नाटक का चोर, एक कर्नाटक का डकैत जो किसी की बीवी लेकर भाग गया, किसी का सोना लेकर भाग गया, किसी का मेरा मोबाइल छीन कर भाग गया, मेरा अमन रिजवी का मोबाइल छीन लिया, और वो भी मेरे महल्ले के नीचे। मुझे तो पहले ही मालूम था, मैं पहले ही कह रही थी कि अगर मेरे पे हमला होगा तो यहाँ के लोकल नेता मेरे पे हमला करवाएंगे, क्योंकि इनको ख़तरा है कि सारे चोर डकैत लुच्चे लफंगे काउंसलर जो सारे के सारे गद्दारी करते हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने कुर्बानी स्कैम को आपके सामने बताया था कि किस तरह काउंसलर के संरक्षण में, इसकी रहनुमाई में, इसकी निगरानी में बटला हाउस में 15 साल से अल्लाह ताला के साथ ख़तरनाक तरीके से चीटिंग करी जा रही है। कुर्बानी करते हैं और किसी को एक बोटी नहीं पहुंचाते, सारा का सारा डकार लेते हैं। और उस लाइव के बाद इनके ऐसी ऐसी जगह से उफ उफ मिर्चें लगी कि इनके हाथों से तोते उड़ गए। अब इन्होंने ढूंढना शुरू करा कि कौन ऐसा बंदा है जो अमन रिजवी का दुश्मन है, जिस पे अमन रिजवी ने जिसको एक्सपोज करा है। तो जितने सारे भूखे नंगे लुच्चे लफंगे थे सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा करा जाता है, यानी सबको उस दलाल शकील हसन उर्फ मोहम्मद इस्माइल कादियानी के हेड ऑफिस में कर्नाटक के तड़ीपार के पास जमा करा जाता है, और वहां पर सारे के सारे दुश्मन एक साथ हो जाते हैं। अगर आप मेरे फेसबुक लाइव पर हमेशा रहते तो आपने देखा होगा एक औरत थी जिसको मैं प्रमोट कर रही थी, जो मेरे पास खुशामदे करती आई थी, बहन मैं परेशान हूँ, मैंने अपने शौहर से खुला ले ली, मैं प्रमोट होना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, और मैं उसको उठाई फिरी थी। अगर आपको याद हो हॉस्पिटल के बाहर मैंने आपको लाइव दिखाए थे, काफ़ी सारे लाइव दिखाए थे, जिसमें एक औरत थी, उसको सिर्फ एक मेरे से नाराज़गी थी कि मैंने उसको अमन रिजवी क्यों नहीं बनाया, मैंने क्यों फरहान याया से उसकी तारीफ़ें नहीं करवाई, और यहीं से वो मेरी दुश्मन हो गई और जाके बैठ गई शकील हसन की गोद में। तो यानी सारे गद्दार, सारे मुनाफिक, सारे चोर एक ही लाइन में आ गए सिर्फ अमन रिजवी को बर्बाद करने। अरे कौन हूँ मैं मोदी जी हूँ क्या, मैं भारतीय सरकार हूँ क्या, मैं कांग्रेस हूँ, या मैं स्विट्ज़रलैंड का अकाउंट है जिसको तुम लूटना चाहते हो? कौन हूँ मैं तो अल्लाह की बंदी हूँ, मैं तो दरवेश हूँ एक, मैं तो कलंदरी ज़िंदगी जीती हूँ। ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास रॉयल लाइफ है, मेरे पास सिर्फ अल्लाह की सपोर्ट है, अल्लाह का साथ है, लोगों की दुआएं हैं, आपकी सपोर्ट है। अगर ये 20-50 ताली बजाने वाले बटला हाउस के मर्द मेरे खिलाफ थे तो क्या ये समझा जाए कि पूरा लाखों की आबादी वाला उखला मेरे अगेंस्ट था? मेरी उंगली में ये अंगूठी देखिए, गोल्ड की अंगूठी है, ये गोल्ड की अंगूठी जो 1 ग्राम की है, और ये मुझे जिस लड़की से मैं मिलने जा रही थी उस दिन जब शकील हसन ने हमें गाली देना शुरू करी, और रिक्शा में से उतर के मेरे भाई ने इससे कहा कि तू गाली क्यों दे रहा है, तो मैं जिस लड़की के पास जा रही थी 2 दिन बाद मैं इस लड़की के पास गई और इसने गले लगाकर मुझसे रोई, और उसने कहा कि अमन रिजवी वो 20-50 बेशक आपके साथ नहीं थे, उसके अलावा पूरा भारत आपके साथ है, और गले लगा के उसने मेरी अंगूठी में, मेरी उंगली में अपनी ये अंगूठी डाल दी। इसको कहते हैं इंसानियत, इसको कहते हैं वफादारी, इसको कहते हैं सपोर्ट। किस तरह के मर्द थे, किसी ने मेरी मदद नहीं करी, लेकिन लाइव के बाद मेरे साथ बहुत सारे लोग आए जो थाने गए। ये जो कर्नाटक का तड़ीपार धोखेबाज कभी मेवात जाके AIMDF ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट का खाली बोर्ड लगा लेता है, इससे कोई पूछो तो करता क्या है, और वो लोग सवाल करें जो अपनी बेटियों को निकाल के इसके ऑफिस में भेज रहे हैं कि तुम्हारी बेटियां वहाँ कर क्या रही हैं, करता क्या है ये? हॉस्पिटल चल रहे हैं, कोई कंपनी चल रही है, कोई फैक्ट्री चल रही है, कोई स्कूल चल रहा है, कोई कॉलेज चल रहा है, करता क्या है ये? कुछ नहीं करता सिवाय लड़कियों को सप्लाई करने के, आपको बेवकूफ़ बनाने के, ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट के नाम पर मुसलमानों को बेवकूफ़ बना के मुसलमानों से पैसे निकालने के। हम मस्जिदें बनाते हैं, कौन सी मस्जिद बनाई बता? हम लड़कियों की शादी करते हैं, बता किस लड़की की शादी करी? हम ऑपरेशन करवाते हैं, किसका ऑपरेशन करवाया बता? इसने मेरा यूज़ करा था कि इसने सोचा था मैं फंक्शन करवा दूंगी, मेरे पे लाइव बनाकर मेरी वीडियो बनाकर ले जाएगा दुनिया से, भिखारी ये चंदाखोरी करेगा। तो इसकी खुशफहमी थी कि ये हर औरत को, कर्नाटक वालों का शायद यही रूल होगा कि ये अपनी बीवियों को किसी के साथ भी सुला देते हैं। तो इसने मेरे साथ भी यही करा कि जब भी इसके लिए कुछ भी आवाज़ लगाओ तो हाँ ये तो आवारा औरत ही, तो उसके साथ सोई, उसके साथ सोई भी है।
क्योंकि इसकी माँ खुद पता नहीं कितनों के साथ सोई हुई है, ये भी मैंने निकलवा लिया और मैं कर्नाटक तक जाकर विजिट कर आ गई हूँ, इसकी सारी औकात निकाल कर आ गई हूँ। अब इस पर ईडी का छापा भी पड़ेगा क्योंकि ये कह रहा है कि 3 करोड़ का सोना इसके अकाउंट में रखा हुआ है। इसकी बीवियों से भी मिलकर आ गई, जो कर्नाटक में छोड़ कर आया, जो बच्चे छोड़ कर आया। तो पूरा का पूरा जो बटला हाउस वाले कूद कूद के इसके ऑफिस में जा रहे हैं। तो ज़रा समझ जाएं, इस पर ईडी का छापा पड़ेगा, इस पर साइबर सेल का छापा पड़ेगा। और अब मैं जहाँ जहाँ से कंप्लेन डाल चुकी हूँ या डाल रही हूँ, वहाँ वहाँ अवेयर हो जाए कि ये नहीं बचेगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। इसने मेरा मोबाइल इसके पास है। इस चवन्नी चोर को ये नहीं पता कि अगर किसी के मोबाइल में घुसते हैं और फोटो देखते हैं तो उसमें मोबाइल का पूरा उसमें मोबाइल मॉडल लिखा हुआ है, वाटर मार्क मेरे मोबाइल का लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल से फ़ोटो खींची थी। इसने मेरा आधार कार्ड शो करा कि अमन रिजवी की असलियत ये अमन रिजवी नहीं, सीमा रिजवी है। तब वो चवन्नी चोर तड़ीपार कर्नाटक के काले कव्वे मेरी FIR जाकर देख थाने में, सीमा रिजवी के नाम से हुई हुई है। अबे वो चवन्नी चोर मैंने NGO रजिस्ट्रेशन करने दे रखी है, वो सीमा रिजवी के नाम से ही दे रखी है। लेकिन हम मुसलमान हैं, मुस्लिम समाज में बाज़ दफ़ा निकाह में नाम चेंज हो जाता है। मेरा चेंज हुआ, लेकिन मैं बचपन से ही मुझे अमन रिजवी कहा जाता है, क्योंकि हम लोग अमेरिका शिफ्ट हो रहे थे और हमारी फूफी जान को नहीं पता था कि हमारे क्या क्या नाम है। तो वहाँ सीमा लिखवा दिया गया था, इसलिए सीमा मेरा डॉक्यूमेंट्स में चल रहा था और रियल नेम मेरा अमन रिजवी चल रहा था। तो कर्नाटक के चोर, तुझे जो खुशफहमी हुई है कि 2-4 तूने लुच्चे लफंगे यहाँ बटला हाउस का कांग्रेस का करप्ट नेता काउंसलर जो मुझे तेजाब फेंकने की धमकी दे रहा है। अभी भी मैं रास्ते में से आई हूँ तो बोला उसने कि अभी तुम पिट के सुकून से नहीं बैठे, अब हम तुम्हारे पे तेजाब फेंकेंगे। मेरा सवाल कांग्रेस से है, किस तरह के लीडरों को तुम पैदा कर रहे हो? वो अजीम डेरी का वो अब्बास मस्तान, वो भी कांग्रेस का है, जिसमें इतना वजन नहीं है कि जब वो कुर्ता पहन लेता है तो कुर्ता झुकना शुरू हो जाता है, कुर्ता उसके वजन से ज़्यादा है। वो कमीना इंसान, मतलब जो कमीना इंसान है वो इतना बड़ा कमीना इंसान है, मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं है। जब मैंने कुर्बानी स्कैंडल को बेनकाब करा तो इसने सोचा अजीम डेरी का है ये, तो अजीम डेरी को मैं पूरा टारगेट नहीं करे। अजीम डेरी पे हो सकता है 70% लोग सही रहते हों, लेकिन इस जैसे लोग जो रहते हैं वो अजीम डेरी को बदनाम करते हैं। तो जब मैंने कुर्बानी का स्कैंडल को बेनकाब करा तो इसने सोचा गोल्डन चांस है, मैं भी थोड़ी बहुत भीख उगाई कर लूँ। तो इसने मेरे पर लाइव करने शुरू कर दिए कि अमन रिजवी शिया है, अमन रिजवी RSS की एजेंट है, अमन रिजवी मुनाफिक है। तो इस कमीने से सवाल करो, क्या भारत में शिया बैन है? चल मैंने माना 1% मैं शिया हूँ, चल तेरी मान ली मैंने। तो क्या भारत सरकार ने भारत में शियाओं पर पाबंदी आयद कर रखी है कि भारत में कोई शिया नहीं रहेगा? उसके बावजूद एक दफ़ा मैंने बोला था, जब यहाँ पर अजीम डेरी पर एक नवेद अजीम के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, तो मैंने बोल दिया था एक दफ़ा कि हाँ अजीम डेरी की वजह से ओखला बदनाम होता है। तब भी इसने मेरे पे लाइव करने शुरू करे थे। फिर मैंने पूरी अजीम डेरी से माफ़ी मांगी थी, एक लाइव करा था कि मैं अजीम डेरी से माफ़ी मांगती हूँ और मैं कहती हूँ कि हाँ मुझसे गलती हुई। और अब्बास मस्तान को मैंने बोला कि अब्बास मस्तान, अगर तुझे चमकने का शौक़ है, मैं अमन रिजवी तेरी बहन हूँ, आ मेरे लाइव पर आ, मैं तुझे चमकाऊंगी, मैं तेरी बहन हूँ, तू जो कहेगा मैं वो करूँगी। तू पॉपुलर होना चाहता ना, मैं तुझे पॉपुलर करूँगी। उसके बाद ये फुस्सी बम हो गया, अब मेरे पे लाइव कैसे करे? अब कुर्बानी का मैटर जब आया फिर ये निकल के आ गया, गुफा की औलाद फिर निकल कर आ गया। अब अगर आप खुद सवाल करिए, ये तड़ी पार, ये कर्नाटक का काला कौवा, काला चोर, डकैत, AIMDF, फेक AIMDF का लुटेरा, अगर इसने मेरे साथ बदतमीज़ी करी, मेरा मोबाइल छीना, तो इस चवन्नी चोर, इस अजीम डेरी के अब्बास मस्तान के पास गोल्डन चांस था कि ये अपनी बहन के लिए आवाज़ उठाता कि कौन होता है वो कर्नाटक वाला जो बहन अमन रिजवी के खिलाफ लाइव कर रहा है या बहन अमन रिजवी पर हमला करा। इसने ऐसा कुछ नहीं करा। ये जाके उसकी गोद में उसके ऑफिस में बैठ गया और बोलने लगा, हाँ हमारे पास सबूत हैं, ये RSS की है, ये शिया है, ये मुनाफिक है। तो तमाम शिया हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सवाल करें, क्या शियाओं पे बैन है भारत में रहना? किस तरह ये शियाओं को टारगेट कर रहा है? ये वो लोग हैं, यही वो लोग हैं जो भारत में मुसलमानों को डिवाइड कर रहे हैं, जो शिया सुन्नी कर रहे हैं। अच्छे खासे सुन्नियों को शिया बना रहे हैं, अच्छे खासे शियाओं को सुन्नी बना रहे हैं। और सुन बे अजीम डेरी के बेवजन बीमार कांग्रेस के झोला छाप अब्बास मस्तान, मेरे साथ जो लड़का था हसन हैदर, बेगैरत, वो शिया था और मैं सुन्नी हूँ।
इकलौता मर्द था, इकलौता भाई था जो मेरे लिए, मेरी इज्जत के लिए लड़ रहा था। कभी एक को धक्का दे रहा था, कभी दूसरे को धक्का दे रहा था। धिक्कार है तुम जैसे मर्दों पर जो शिया शिया करके अपनी पॉलिटिक्स चमकाते हो। धिक्कार है तुम जैसे लोगों पर। और अब मुझे तेजाब फेंकने की धमकी दे रहे हो तो फेंक कर दिखाओ भाई, तेजाब फेंक कर दिखाओ। शुएब दानिश भी अपने अरमान ठंडे कर ले, अब्बास मस्तान भी अपने अरमान ठंडे कर ले, और वो काला कौवा, वो शकील हसन, दानिश, नज़ीर मुल्ला, शौकत, ये 4 ठग हैं, 4 चोर हैं AIMDF के, ये भी अपना अरमान ठंडा कर लें। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? कब तक तू बैठा रहेगा यहाँ पर? तुझे अभी नहीं मालूम कि औरत की पावर क्या होती है। तुझे यही लगा कि तू जामिया थाने में पैसा खिला देगा। तड़ी पार मोहम्मद इस्माइल उर्फ शकील हसन, कर्नाटक के काले चोर, तो पूरा थाना, पूरी दुनिया, पूरी यहाँ पर ही है। सिर्फ जामिया का थाना पूरा भारत नहीं कहलाता बावले। अभी संविधान जिंदा है, अभी इंसानियत जिंदा है। तेरे हलक में से हाथ डाल के वो मोबाइल निकालूंगी जो तू फेक ID बना बना कर मेरा आधार कार्ड मेरी ही गैलरी में से निकाल कर डाल रहा है। तेरे पे साइबर सेल से केस, तेरे से महिला आयोग से केस, DCP ACP सब तरफ से तेरे पे वो लपाड़े लगेंगी कि तू दिल्ली छोड़ के यूं 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 भागेगा। फिर मैं पूछूंगी अजीम डेरी के जाबाज सिपाही किसकी गोद में जाकर बैठेगा तू? अब्बास मस्तान फिर कहाँ जाके पॉलिटिक्स चमकाएगा? कांग्रेस ने खुद को बर्बाद ऐसे करा है। मैं कौन थी? मैं आपकी बेटी थी। मैं हमेशा आपसे कहती थी कि मैं अमन रिजवी आपकी आवाज़ हूँ। मैं अमन रिजवी कोई नेता नहीं हूँ, कोई पार्टी से नहीं हूँ। मैं किसी से NGO मैंने रजिस्टर करने दिए, उसके बावजूद मैं अपनी NGO का नाम नहीं बताती। सेव इंसानियत मेरी NGO, लगातार ज़मीन पर काम करती हूँ। सिंगल फ़ोटो मैं अपलोड नहीं करती। उसके बावजूद आप लोगों ने, ओखला वालों ने मेरी कोई मदद नहीं करी। उल्टी मुझे धमकियां मिल रही कि तेजाब फेंकेंगे। आज देखें ज़रा किस में कितना है दम। जम कर रखना कदम, क्योंकि मैं भी यहीं पर हूँ। ये चवन्नी चोर, डकैत, कर्नाटक का काला कौवा, शकील हसन, दानिश, नज़ीर मुल्ला और शौकत भी यहीं पर हैं। पहली FIR मैंने एक के नाम पे करी थी, अब चारों के नाम पर होगी। तुम चारों यूं 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 उठोगे। आज समझ, अब तुम अपनी खैर बनाओ। और अब देखो तुम शुएब दानिश को लाते हो या विधायक को भी अपने साथ मिलाते हो, या किन किन पार्टियों से तुम टाई अप करते हो। देखते हैं जीत सच की होती है या तुम जैसे मक्कारों की, दगाबाजों की होती है। तुमने रॉन्ग नंबर डायल कर लिया, बिल्कुल रॉन्ग नंबर डायल। तुमने भिरंड के छत्ते में हाथ डाला है। अमन रिजवी को हलवा मत समझना कि कोई भी एवा टेवा मुंह उठाकर आएगा और खा के चला जाएगा। हल्लक में से हाथ डाल के मोबाइल भी निकालूंगी, कंपनसेशन भी निकालूंगी और तुम्हें जेल में भी सड़ाऊंगी। ये वादा है मेरा तुम्हारे से। तो बस मैं इतना ही कहने आई थी कि मैं बड़ी लंबी लंबी विजिट कर आई हूँ, कर्नाटक होकर आई हूँ। इनकी वो ऐसी की तैसी मारूंगी, ऐसे ऐसे सबूत लेकर आई हूँ इनके खिलाफ कि ये एक ज़मानत ही नहीं मिलेगी। मेरा लाइव अच्छा लगता है तो मेरी आवाज़ को मजबूत करिए, दूर दूर तक इस लाइव को शेयर करिए। और इन 4 चोरों से जो अभी मेवात में भी जाकर पैर पसार रहे हैं, मेवात में भी जाकर पैर पसार रहे हैं सारे के सारे, और बेवकूफ़ जो मस्जिदों के जो इमाम होते हैं ना, जिनको तमीज़ नहीं होती, वो इनके पीछे इनके बैनर उठाए खड़े हुए हैं कि AIMDF के बारे में तुमने मालूम करा? जिनके 32,000 ग्रुप हैं, इन कमबख्तों के व्यूज़ 40-40, 50-50 जाते हैं। 40-50 व्यूज़ अगर किसी के जा रहे हैं तो अकल सोचो ना कि जिसके 32,000 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, कम से कम 32,000 तो जाने चाहिए। अगर एक ग्रुप से एक भी लाइक कर रहा है, नहीं अकल है मुसलमानों में। अकल कैसे होगी? अपनी अकल तो गिरवी रख कर आते हो, फिर किराए पे ले लेकर आते हो कि जहाँ कोई बेवकूफ़ आया उसने कहा हाय हम मुसलमानों के लिए काम करेंगे, सारे के सारे दुम छल्ले तुम उसके पीछे लग जाते हो। तो अभी मेवात में बैठे हुए हैं और वो जो 15-16 लड़कियाँ थाने में थी, कौन थी वो लड़कियां? अब पूछेगा तुमसे कि कौन थी तुम, क्या काम तुम इसके ऑफिस में करती हो, कहाँ पर तुम जाती हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम ये वाली भी बात भी बताओगी। और ओखला के बेगैरत मुसलमानों, जो तुमने अपनी 15-15, 16-16 साल की बेटियां निकाल के उसके ऑफिस में डाल रखी हैं, और ऑफिस भी लॉक, ऑटोमेटिक लॉक। अंदर वो कुछ भी करे, तुम्हारी बेटियों के साथ जिस्म फरोशी करवाए, कुछ भी करवाए, तुम्हें कोई परवाह नहीं, क्योंकि सिर्फ तुम्हें पैसा चाहिए, पैसा। तुम्हें अपनी मर्दानगी पर यकीन नहीं, अपनी औलादों बेटों पे यकीन नहीं, तुम्हें हराम की खाने की आदत पड़ गई कि बेटियों की कमाई खाएंगे। तो बेटियों की कमाई खाओगे, और जाहिल औरतें अगर कमा के लाएंगी तो वो इसी तरह लेकर आएंगी, वो इसी तरह जिस्म फरोशी भी करेंगी, इसी तरह लोगों के आके जाकर बिस्तर भी गर्म करेंगी।
क्योंकि तुमने खुद अपनी बेटियों को, इस्लाम को आपने बदनाम करके अपनी बेटियों को घर से निकाल दिया। अरे जो इस्लाम मेरा कहता है कि 40 दिन के हज में बिना महरम के आप नहीं जा सकते। अगर आप हज करने जा रहे हैं 40 दिन, तो उसमें या तो आप अपने बेटे के साथ जाते हैं, या आप अपने भाई के साथ जाते हैं, या आप अपने शौहर के साथ जाते हैं, या अपने बाप के साथ जाते हैं। जो इस्लाम सिर्फ 40 दिन आपको अकेला रहने की इजाज़त नहीं देता, वहाँ पर आपकी लड़कियाँ अकेले आके जॉब करती हैं। ये इस्लाम को फॉलो कर रहे हो। अपनी बेटियों के पहनावे देखें किस तरह फहाशी पे उतर कर आ गई हैं, टैटो बना रही हैं, उल्टे सीधे कपड़े, टॉर्न जीन्स फटी हुई हैं, थाइज नजर आ रही हैं, और फिर दोष लड़कों को देते हो कि लड़का छेड़ रहा है। लड़की खुद छेड़वाती है कि हमें छेड़ो, खुद दावत देती है, आओ आओ मुझे नोचो। हमारा कल्चर ये कहता है, ये कहता है हमारा कल्चर। रसूल पाक की मुलाकात, आपको एक वाक़या बताती हूँ। रसूल पाक की मुलाकात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से होती है। रसूल पाक देखते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हैं। रसूल पाक पूछते हैं, ए जिब्रील, आज तुम इतने गमज़दा क्यों हो? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं जहन्नुम का मंज़र देख कर आया हूँ। रसूल पाक कहते हैं, जहन्नुम का मंज़र देख कर आए हैं, क्या देखा आपने उसमें? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैंने उसमें 7 दर्जे देखे। रसूल पाक को तजस्सुस होता है कि मैं भी तो देखूं कि 7 दर्जों में क्या था। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, पहले दर्जे में मुनाफिक डाले जाएंगे। रसूल पाक कहते हैं, अच्छा फिर दूसरे दर्जे में? तो उन्होंने कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, दूसरे दर्जे में सूरज की पूजा करने वाले डाले जाएंगे, फिर परिस्थिति करने वाले डाले जाएंगे। यानी सारे उन्होंने दर्जे बता दिए, और आखिर का जो पहला दर्जा बचा उसमें उन्होंने कहा कि आपकी उम्मत डाली जाएगी। रसूल पाक का बुरा हाल, बड़े गमज़दा हो गए और नमाज पढ़ा के अपने आप को हुजरे में बंद कर लिया कि या अल्लाह, मेरी उम्मत पहले दर्जे में जाएगी और ये सारी उम्मतें सब निकल जाएंगी। इवन यहूदी भी 5वें दर्जे में है, ईसाई दूसरे दर्जे में है, और पहले दर्जे में कौन गया? रसूल पाक की उम्मत, हम अहले उम्मत। रसूल पाक हुजरे में बंद कर लेते हैं, नमाज पढ़ाते हैं हुजरे में, नमाज पढ़ाते हैं हुजरे में। तमाम सहाबाए किराम परेशान हो जाते हैं कि रसूल पाक को हुआ क्या है। सब दरवाज़ा बचाते हैं, अंदर से जवाब नहीं आता। उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल होती है कि कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं, अगर आपकी उम्मत वो काम करेगी तो हो सकता है कि उसकी बख्शिश हो जाए। ये है हमारे, ये मुसलमान हैं जिनको पहली दावत मिल चुकी, पहली वही आ चुकी कि इस पहले दर्जे में जाएगी। अहमद दीन, मोहम्मद दीन, फजरुद्दीन नाम रखे, शर्म नहीं आती? तुम इस्लाम को फॉलो नहीं करते, ज़काते तुम नहीं देते, नमाजें तुम नहीं पढ़ते, अल्लाह की राह में तुम खर्च नहीं करते, अपने भतीजों के, अपने ख़ानदान की दौलतें तुम गब्ज़ कर जाते हो, अपनी बेटियों के माल मार लेते हो। ये अगर भाई मर जाता है तो चचा जो होता है या ताया होता है, अपने भतीजों, इनके नाम माल मार लेता है, भतीजों के, भतीजियों के। इस वक्त जहेज़ में सबसे ज़्यादा लड़कियां किसकी जलाई जा रही हैं? अरे आपकी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जलाई जा रही हैं। जहेज़ तो हमारा नहीं था, जहेज़ पड़ता तो हमारी नहीं थी। हमसे अच्छे तो नॉन मुस्लिम समाज है, कम से कम वहाँ पर डीलिंग होती है कि 1 करोड़ की शादी करेंगे, 20 लाख की करेंगे, उसके बाद 1 पैसे की डिमांड नहीं करते। और हमारा मुस्लिम समाज मुंह खुला रहता है, जहेज़ भी चाहिए, छुच्चक भी चाहिए, ईदी भी चाहिए, बकराईदी भी चाहिए, लड़की खूबसूरत भी चाहिए, पढ़ी लिखी भी चाहिए, आला ख़ानदान की भी चाहिए। क्यों? कौन से इस्लाम ने कहा ये वाली बात? आए दिन पेपर में पढ़िए, सबसे ज़्यादा मरने वाली, जहेज़ पे मरने वाली लड़कियां मुस्लिम समाज की हैं। सबसे ज़्यादा तलाक का रेशो मुसलमानों में है। अभी ओखला की गुड न्यूज़ सुनिए भाई, गुड न्यूज़। ओखला की 4000 लड़कियों ने कोर्ट मैरिज करने के लिए एप्लीकेशन फाइल करी है, और तमाम के तमाम वो नॉन मुस्लिम लड़के हैं। ज़बरदस्त डेवलपमेंट है भाई तुम्हारा, ज़बरदस्त डेवलपमेंट। सूत्रों से है ये, 15-20 दिन पहले वायरल हुई है वाली वीडियो, बहुत ज़्यादा पूरे डेटे वायरल हुए हैं कि ओखला, सिर्फ ओखला की 4000 लड़कियों ने कि हिंदू लड़कों से शादी करने के लिए एप्लीकेशन फाइल करी है। और जब उनके वालिदैन से कांटेक्ट करा गया तो उनका टका सा जवाब था कि ये हमारा पर्सनल मैटर है। फिर बात करते हो इस्लाम की, फिर बात करते हो खुदा की, फिर बात करते हो कलाम पाक की, फिर बात करते हो रसूल की। नहीं हो तुम, क्योंकि तुम्हारी आंखों के सामने जुल्म होता है और तुम देखते हो।
अल्लाह ताला कहता है कि वली का दर्जा है। अगर आपकी आंखों के सामने जुल्म हो रहा है और आप वहाँ पर जाकर उसको बचा सकते हैं तो आप इस दौर के वली हैं। और अगर आप हेल्पलेस हैं और आप जानते हैं कि आप वहाँ पर जाएंगे तो मारे जाएंगे, आप कोई मदद नहीं कर सकते, तो आप दिल में सोच लें ये वाली बात कि काश मैं इतना पावरफुल होता कि मैं यहाँ पर मदद कर पाता। तो अल्लाह ताला वहाँ भी आपको वली का दर्जा देता है। ये दौर का वली है। कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। ज़कातें नहीं दे रहे, सूद पे सबसे ज़्यादा जो काम कर रहे हो मुसलमान समाज कर रहा है। ओखला में, मेरे ओखला में सबसे ज़्यादा जो दलाल हैं बाशरा दलाल हैं। तमाम ओखला के जो फ्लैट कैप्चर कर रखे हैं वो दाढ़ी वालों ने कर रखे हैं, जो मस्जिदों में सिजदे मारते हैं जाकर। मुझे भी जो फ्लैट दलाली पे मिला था बाशरा इंसान ने दिया था, सिर्फ चाबी पकड़ाई थी मेरे फ्लैट के सामने ही मकान, और 5,000 दलाली खा ली थी उसकी। तो ये मुसलमान है। फिर कहते हैं अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला ने मोदी हमारे पे मुसल्लत कर दिया। मोदी बुरे नहीं है, तुम बुरे हो। बीजेपी सरकार बुरी नहीं, तुम्हारे आमाल बुरे हैं। क्योंकि जब जब तुम्हारे आमाल ख़राब होंगे तब तब फिरौन आएगा, तब तब यजीद आएगा, तब तब नमरूद आएगा, क्योंकि तुम्हारे आमालों में खोट है। अल्लाह ताला ऐसे ही जालिम हुक्मरां को तुम्हारे सरों पर मुसल्लत करेगा जब तुम अल्लाह का रास्ता छोड़ दोगे, जब तुम उसकी तालीमात को डिसऑन कर दोगे, जब तुम बेटियों को बेटी नहीं समझोगे, अपनी माओ की इज्जत नहीं करोगे, अपने घर वालों की इज्जत नहीं करोगे। तो सेम टू सेम यही हो रहा है। और सारी दुनिया देख रही है कि अब इस वक्त हो क्या रहा है भारत में, किस तरह तुम्हारी मॉब लिंचिंग हो रही है। तुम तालियां बजाते रहते हो, स्टेटस लगाते हो, यूनाइटेड नहीं होते। तो जिन लोगों ने मेरे पे हमला करा वो बहुत खुशी के ज़्यादा जितना खुश हो सकते हैं खुश हो लें, शादियाने कादियाने बचा लें। इंशाल्लाह अन करीब उनका मुकद्दर जेल है और आप देखेंगे, और इंशाल्लाह वो मैं लाइव आपको ज़रूर कर दिखाऊंगी जब ये जेल में जाएंगे। उसके लिए मैं हर तरह से पावर यूज़ करूँगी और अल्लाह की ताकत मेरे साथ है। तो अगर मेरा लाइव आपको अच्छा लगता है तो मुझे सपोर्ट करिए, मेरी आवाज़ बनिए। हालांकि मेरे लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने पोस्ट तक नहीं डाली कि अमन रिजवी पर हमला हुआ है, किसी ने कुछ करा ही नहीं मेरे लिए। और जहाँ किसी पे हमला होता है मैं आवाज़ उठाती हूँ, सब पे मैंने आवाज़ उठाई, हर जगह मैं पहुँचती हूँ, हर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हूँ। उसके बावजूद मेरी कम्युनिटी ने मुझे सपोर्ट नहीं करा। कोई बात नहीं, मेरे साथ अल्लाह की पावर है, मेरे साथ आपकी पावर है, मेरे साथ ऐसे दुनिया के लाखों नहीं करोड़ों लोगों की दुआएं हैं जो मेरे लिए दुआएं करते हैं। मेरे साथ मेरी माँ की दुआ है। तो शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। लाइव अच्छा लगता है तो उसको शेयर करिए। इंशाल्लाह इसी तरह चीखती चिंगाड़ती शेरनी बन के जबड़ों में से उनके निकाल के अपना हक आपके सामने ऐसे ही रूबरू होती रहूँगी। ज़िंदगी रही, कल फिर मुलाकात होगी। बस एक ही बात मैं आपसे कहूँगी कि ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।